हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निम्मी नेट एजुकेशन में। मैं शशिशानी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं रिसर्च के, ठीक है, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। केवल और केवल यहाँ पे हम वही क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगी आप सभी लोगों को। लेकिन इसमें क्वेश्चन सारे रिसर्च के हैं, और जो क्वेश्चंस आपके दिसंबर एवं जून में आए हुए क्वेश्चन, प्रेजेंट के ही क्वेश्चंस हैं, वही यहाँ पे मैं इनको करवा रही हूँ। जो करंट के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने है। ये क्वेश्चंस आपका दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपको हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं जो जो चीज़ें केवल आपको पढ़ा चुकी हूँ उन्हीं के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आपको पढ़ाती जाऊंगी उनके क्वेश्चंस बाद में करवा दूंगी। ऐतिहासिक शोध अभिकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। आपको यहाँ पे 5 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बाद इनके ये कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इनसे समझना है कि ऐतिहासिक शोध अभिकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। अधिकांशतः गुणात्मक प्रदत्तों पर आधारित होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो ऐतिहासिक शोध होता है वो गुणात्मक पर ही आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा को कलेक्ट सांख्यिकी प्रविधि से नहीं कर सकते हैं, गुणात्मक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। गुणात्मक तरीके से हम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के बातों पर, व्यवहार, किसी के व्यवहार पर, किसी के अनुभव को, यहाँ पे घटनाओं को हम लिख सकते हैं। लेकिन सांख्यिकी प्रविधि से यहाँ पर डाटा को कलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। परिकल्पना का परीक्षण एक अभिन्न अंग है। हमने आपको बताया था हिस्टोरिकल रिसर्च में परिकल्पना को हम नहीं बनाते हैं। आपको ये बताया भी था ऐसा कौन सा शोध है जिसमें परिकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में परिकल्पना को नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो क्वेश्चंस रॉन्ग हमको लगता है उसको सबसे पहले हटाते हैं। तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है आपका परिकल्पना का परीक्षण, ठीक है, परिकल्पना का परीक्षण एक अभिन्न अंग है। तो बी ऑप्शन आपका ऐसा है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो अब हम इन 4 ऑप्शन में देखते हैं कि चारों में से कौन से में आपका बी ऑप्शन नहीं है। तो पहले में आपका बी ऑप्शन है, तो आप इसको यहीं से कट कर देंगे कि आपका ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका दूसरे में भी है, तो इसको भी कट कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद अगला देखेंगे। अब जो नीचे के 2 क्वेश्चन हैं, 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से हम फाइनली चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अधिकांशतः गुणात्मक प्रदत्तों पर आधारित होता है। तो ए ऑप्शन तो आपका फाइनल है, ये गुणात्मक पर आधारित होता है, ठीक है। तो अब इनमें से हम कह सकते हैं कि इसमें से हमारा थर्ड आंसर हो सकता है, क्योंकि ए इसमें दिया है फाइनली, ठीक है। अब और देखते हैं, प्राप्त परिणामों का अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो ये जो बात है हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए बिल्कुल से भी गलत है, क्योंकि जो निष्कर्ष हमको हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राप्त होते हैं उनको अन्य परिस्थितियों में हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो घटना अतीत की होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम जो भी समस्या हमारे पास होती है वो प्रेजेंट की नहीं होती, पास्ट की होती है। जब घटना घट चुकी होती है तो वहाँ पर हम ना तो चरों का नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही वहाँ की हमारी परिस्थिति पर कोई भी कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो जो घटना घट चुकी है केवल हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसको नए तरीके से समझते हैं, ठीक है। और उनको अन्य परिस्थितियों में जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण उनको नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर जो हिस्टोरिकल रिसर्च में है आपका ये सिद्धांत लागू नहीं होता कि जो मेरे लिए सही है 100% वो चीज़ें आपके लिए सही होंगी। ये जो आपका सिद्धांत लागू होता है प्रयोगात्मक रिसर्च में होता है, ठीक है। तो आपका जब डी ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन है, प्राप्त निष्कर्ष परिणामों का अन्य परिस्थितियों में सामान्यीकरण किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हम देखेंगे कि सी ऑप्शन किस में है। तो जब सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है तो इसके हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अगला और देख लेते हैं, प्रदत्तों की वैधता और प्रामाणिकता के लिए परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आपकी जो हिस्टोरिकल रिसर्च में होती है, हमने आपको बताया था कि इसमें आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता को हम जांचते हैं। जैसे आपके उसमें चरों पर नियंत्रण देखते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे लेकिन जो हम देखते हैं आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता को चेक करते हैं। तो आपका ये डी होगा, डी आपका ऑप्शन सही होगा। प्रदत्तों के विवेचन के लिए विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आपको बताया था कि प्रदत्तों का विवेचन के लिए यहाँ पे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, ठीक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा और ई ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा थर्ड।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन अभी आपके दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। ये विश्वसनीयता वाला है। अभी आपको विश्वसनीयता और वैधता हमने पढ़ाया नहीं है। जब हम ये चीज़ें आपको पढ़ा देंगे फिर आपको इनके क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, अभी केवल यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस को करवा रहे हैं जो क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। निम्नलिखित में से किस शोध का मुख्य उद्देश्य सामान्यीकरण निर्माण है जो सिद्धांत निरूपण की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो सिद्धांत आपको हमने बताया था कि सिद्धांत किस में बनाए जाते हैं, आपके फंडामेंटल रिसर्च में बनाए जाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल रिसर्च में सिद्धांत बनाए जाते हैं वहाँ पे सिद्धांत बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये पूछ रहा है कि किस शोध का मुख्य उद्देश्य सामान्यीकरण निर्माण करना है, कि जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो कैसे होंगे, उनमें हम सभी जगह सामान्यीकरण कर सकते हैं। इस तरीके से कि जो चीज़ मेरे लिए सही होंगी वो चीज़ आपके लिए भी 100% सही होंगी। और जो प्रैक्टिकल में अपने यहाँ करेंगे हम लोग, वो जैसा यहाँ पे होगा, जैसे मान लीजिए जो न्यूटन के सिद्धांत हैं या गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत यहाँ मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल हम अपने यहाँ करके देखते हैं वो वैसा होता है, और उसको यदि हम भारत के बाहर भी करते हैं तो वो प्रयोग कैसा, वहाँ पर भी उसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस शोध का मुख्य उद्देश्य सामान्यीकरण निर्माण है जो सिद्धांत निरूपण की ओर अग्रसर होता है, जिसमें सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। ठीक है, सिद्धांतों के निरूपण की ओर अग्रसर होता है। इसके ऑप्शन है दृश्य घटना विज्ञान यथार्थ के आत्मनिष्ठ परिप्रेक्ष्य सहित प्रतिभागी प्रेक्षण परिप्रेक्ष्य पर बल द्वारा, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया सामाजिक आदान प्रदान पर बल देकर। यह भी आपके कोई भी नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन ये रिसर्च हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस में हमारे नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये रिसर्च का एक वीडियो मुझको और बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसी हैं जो अभी आपकी छूट गई हैं। ठीक है, सिलेबस में वो आपके नहीं हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको अभी और रिसर्च पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, प्रयोग जिसमें नियंत्रण एवं चरों का हेरफेर सन्निहित होता है। तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है जो सामान्यीकरण निर्माण है, हमने आपको बताया था कि जो प्रयोगात्मक रिसर्च होती है उसमें जो हम सिद्धांत बनाते हैं या जो भी थ्योरी हम बनाते हैं, जो रिज़ल्ट उसका निकल कर आता है, उसके रिज़ल्ट को हम क्या कर सकते हैं, सामान्यीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्रयोग जिसमें नियंत्रण एवं चरों का हेरफेर सन्निहित होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका चौथा। ठीक है, तो इसमें ये आपका दिसंबर का ही क्वेश्चन है, इसमें चौथा, इसमें भी आंसर चौथा दिया हुआ है, जिसका भी ये पेपर है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो हमने अभी तक नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो उनको आगे हम ये रिसर्च अभी एक भी नहीं पढ़ी हुई है आपकी, जो क्वेश्चंस हैं इनको हम आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद ये क्वेश्चंस भी करवा देंगे। ठीक है, स्टेटिक्स भी अभी हमने नहीं पढ़ाई हुई है आपको। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम पढ़ा चुके हैं, केवल वही क्वेश्चंस यहाँ पे हम करवा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अभी दिसंबर में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए, शिक्षण में हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध करने हेतु कार्य का सही क्रम क्या है। आपको हमने क्रियात्मक शोध पढ़ाया हुआ है कि क्रियात्मक शोध में क्या होता है, हम किसी भी तात्कालिक समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, तात्कालिक समस्या का समाधान करते हैं, जब जैसी परिस्थिति जहाँ पर होती है उसी तरीके से उसका समाधान तुरंत के तुरंत करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा कि देखिए, पहले हम कोई भी रिसर्च करते हैं, आपको सबसे पहले होता हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। ठीक है, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वैसे स्टेप नहीं पूछ रहे, इसमें इसका सही क्रम पूछ रहे हैं कि क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। ठीक है, तो योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन क्या आएगा, योजना बनाना। तो योजना बनाना आपका क्या सेकंड ऑप्शन में है। पहले में क्या है, कार्यवाही, तो पहले हम कार्रवाई कैसे कर देंगे, एकदम से कुछ तो प्लानिंग करेंगे ना। ऑब्जर्वेशन भी
करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और चिंतन रिफ्लेक्टिव, तो चिंतन तो सबसे पहले होगा ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो जो इसका ये जो सही क्रम है ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका कई बार पूछा गया है। आपके फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है और सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है कि जो क्रियात्मक रिसर्च होती है, सबसे पहले हम उसमें योजना बनाते हैं कि जो प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड योजना बनाते हैं। इसमें हम कोई हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करते हैं, कोई भी इसमें डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, तुरंत कार्रवाई करते हैं, ठीक है। तो तुरंत हमने कार्रवाई की, इसके बाद प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन कर लिया, इसके बाद चिंतन रिफ्लेक्टिव कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप इसको लर्न कर लीजिए, इनके स्टेप को, ठीक है। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण क्या है। देखिए, इसके शब्दों को समझना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इनको इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस लगाइए बार बार, तभी आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी नॉलेज क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण क्या है। ये आपका दिसंबर जून का पेपर है, ठीक है। जो 2019 में जून में एग्ज़ाम हुआ था, ये वही पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपका अगला चरण क्या होता है, तो अगला चरण क्या होता है कि जब भी देखिए हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में सबसे पहले हमको क्या मिलती है, समस्या को खोजते हैं कि हमको जो रिसर्च करनी है उसमें हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमको किस क्षेत्र में रिसर्च करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास समस्या होती है या कोई टॉपिक होता है जिस पर हमको रिसर्च करना होता है। इसके बाद हम उसमें वेरिएबल्स को ढूंढते हैं, चरों को ढूंढते हैं कि उसमें चर कितने हैं। देखिए, कोई भी रिसर्च में हम कम से कम 2 चरों का होना इम्पॉर्टेंट होता है। 2 चरों के बिना रिसर्च नहीं पूरी हो सकती, ठीक है। जब तक 2 चर नहीं होंगे तो हम रिसर्च कैसे करेंगे, क्योंकि संबंध देखना होता है कि किस स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी, अगर आप लोगों को नहीं जानकारी होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या रिसर्च में प्रॉब्लम ढूंढते हैं और प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, डाटा का कलेक्ट करते हैं। तो हमने आपको स्टेप बताए थे। इसके बाद डाटा का एनालिसिस करते हैं, इसके बाद उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं। रिसर्च के आपने कोई स्टेप बताए थे। तो इसमें कह रहा है कि शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान कर तार्किक औचित्य स्थापनोपरांत अगला चरण क्या होगा, कि जब हमने कोई प्रॉब्लम ढूंढ ली और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद चरों को भी पहचान कर ली कि इसमें कौन कौन से चर हैं, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो इसके बाद जो अगला चरण होगा आपको हाइपोथेसिस बनाना होगा, ठीक है, परिकल्पना का निर्माण होगा। तो आपको ये स्टेप में भी हमने बताया था कि परिकल्पना का निर्माण करना, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका जून का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी थी आपको ये हमने शोध प्रबंध जो थीसिस रिपोर्ट देना ये पढ़ाया नहीं है, इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं। अभी ये क्वेश्चंस आया आपके सामने, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। तो एक बात मैं बता दूं कि जब भी आपको कहीं सुधार शब्द मिल जाए कि किसी को सुधार करने की बात की जा रही है, कि परिस्थितियों में सुधार या अभ्यासकर्ता में सुधार की बात की जा रही है, तो वहाँ 100% आपका एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक रिसर्च होता है। यहाँ पे हम तात्कालिक समस्याओं का सुधार निदान तो करते ही करते हैं, तात्कालिक समस्याओं का समाधान तो करते ही करते हैं, किसी भी व्यक्ति का निदान करते हैं, तात्कालिक समस्याओं का निदान करते हैं और परिस्थितियों में और व्यक्तियों में सुधार भी करते हैं, ठीक है। तो इसका 100% आंसर क्या होगा आपका, 100% आंसर आपका 4th होगा, क्रियात्मक रिसर्च, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको ये
सुधार लिखा हुआ मिल जाए तो ये सुधार करना हमारा क्रियात्मक रिसर्च में होता है, एक्शन रिसर्च में। जो भी परिस्थिति है हम उसको कैसे तुरंत के तुरंत उसमें सुधार कर लें। मान लीजिए आपको बताया था जो एक्शन रिसर्च होता है वो हमेशा कहाँ होता है, कक्षा शिक्षण, क्लास में होता है, क्लासरूम में होता है, शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, स्कूल से रिलेटेड मतलब टीचर और प्रिंसिपल से रिलेटेड मतलब टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, कक्षा शिक्षण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मान लीजिए क्लास में शोर हो रहा है तो अब हमें उसमें सुधार करना है, ठीक है। तुरंत के तुरंत हम बच्चों को शांत कर देंगे या उन बच्चों को बाहर निकाल देंगे जो बच्चे शोर कर रहे हैं, तो तुरंत हमने परिस्थिति में क्या कर दिया, समाधान कर दिया। या कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो हम उसके निदान करते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और निदान करते हैं, तो बच्चे में सुधार करते हैं। तो जब भी सुधार की बात की जाए तो इसमें आपका आपका एक्शन रिसर्च होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके। ये क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित कथन में से वैज्ञानिक विधि के सोपानों की मुख्य विशेषताओं को पहचानिए। निम्नलिखित कथन में से वैज्ञानिक विधि के सोपानों की मुख्य विशेषताओं को पहचानिए। आपको हमने वैज्ञानिक विधि के स्टेप हमने बताए थे कि जब भी रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्च के स्टेप होते हैं वही हमारे वैज्ञानिक विधि के भी रिसर्च स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम, ठीक है, समस्या की पहचान करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं कि हमको जो समस्या है वो क्या है और हमको जो उस पर रिसर्च करनी है उसका क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो इसके आपको कई वो दिए हुए हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कोड भी दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब आप इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख के सॉल्व करते हैं तो जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की जो कमी होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ए आंसर होगा। तो इसमें पहले में आपका ए ऑप्शन है नहीं क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना होता है, समस्या का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सेकंड में है और फोर्थ में है। तो हम इन दो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। पहले को, फर्स्ट ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में बी दिया हुआ है पहले, समग्र और प्रतिचयन प्रक्रिया को परिभाषित करना। तो ऐसा नहीं होता, सबसे पहले हम क्या अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम की पहचान करते हैं। और तो ए पहले क्वेश्चन होगा। और प्रॉब्लम के बाद हमने आपको बताया कि वेरिएबल्स को खोजते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा वेरिएबल्स से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर वेरिएबल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इसके बाद डी ऑप्शन, ए के बाद हमारा डी ऑप्शन सही होगा। तो परिकल्पना का निर्माण करना, हाइपोथेसिस बनाना, तो ए के बाद हमारा डी ऑप्शन सही होगा, परिकल्पना का निर्माण करना। इसके बाद डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो ई ऑप्शन है आपका प्रदत्तों को एकत्र करना, उन्हें व्यवस्थित करना और उनका विश्लेषण करना, डाटा को कलेक्ट करना एवं एनालिसिस करना, ई ऑप्शन। इसके बाद जी निष्कर्ष प्रतिपादन, इसके बाद निष्कर्ष को जनरलाइजेशन करते हैं और अंत में परिकल्पना को चेक करते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी वो सही थी या गलत थी, ठीक है। अगर सही थी, जो हम परिकल्पना बनाते हैं अंत में उसी की पहचान करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, जो क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो चीज़ें हमने आपको अभी नहीं पढ़ाई हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवाई नहीं रही हूँ, ठीक है। जब मैं वो चीज़ें आपको पढ़ा दूँगी इसके बाद उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं करवा दूँगी। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन हमारा एकदम से सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है और सीधा सीधा हमने आपको बताया कि स्टेप में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम के बाद इसमें हम वेरिएबल्स ढूंढते हैं, चरों की पहचान, यदि यहाँ पे कोई चरों से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होता है तो हम उसको पहले टिक कर देते। इसके बाद परिकल्पना का निर्माण करते हैं। इसके बाद डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद निष्कर्ष निकाल देते हैं और बाद में परिकल्पना को चेक करते हैं कि जो परिकल्पना हमने बनाई थी वो सही साबित हुई या गलत साबित हुई, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता नहीं है। यहाँ पे मैं आप केवल दिसंबर के और जून के ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो करंट के क्वेश्चन है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में और 2019 में जो आपका जून में एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे और कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। 18 के क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं लिए हुए, ठीक है, क्योंकि जो रिसर्च का आपका सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज है। इस वजह से वो उसमें जो क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर पहले उन चीज़ों को पढ़ना होगा, तब उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है।
ठीक है। तो गुणात्मक शोध और आपको मात्रात्मक शोध हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो गुणात्मक शोध होता है उसमें क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, और मात्रात्मक शोध में क्या होता है, हम सामान्य से विशिष्ट की ओर काम करते हैं। और जो गुणात्मक शोध होता है वो विषयनिष्ठ होता है, उसमें हम संख्याओं की वो नहीं करते हैं, सांख्यिकी प्रविधि का यूज नहीं करते हैं। जो भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं वो कैसे शाब्दिक होते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा मिले हुए होते हैं, पिक्चर के द्वारा मिले हुए होते हैं, ठीक है। और जो मात्रात्मक शोध में होता है वहाँ पे हम सांख्यिकी प्रविधि का यूज करते हैं, और जो भी हमारे पास डाटा होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं। और यहाँ पे हम किसी की बातचीत को भी अपने डाटा में एकत्र कर लेते हैं, किसी से सूचनाएं जो हमको मिलती हैं वो भी हम उनको अपने में एकत्र कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका परिप्रेक्ष्य आधारित आगमनात्मक और अर्थप्रदायी, ठीक है। परिप्रेक्ष्य आधारित आगमनात्मक और अर्थप्रदायी। तो यहाँ पे जो आगमनात्मक का है ये आपका गुणात्मक का ही है। इसके बाद और देखते हैं, आगमनात्मक तर्क के द्वारा हम गुणात्मक शोध में करते हैं, ठीक है। स्पेशल से जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आपको बताया था कि विशिष्ट क्या होता है और सामान्य क्या होता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जब कोई विशिष्ट बात होती है कि जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, या राम खाना खाता है, तो ये बात कैसी हुई, आपकी विशिष्ट बात हुई। लेकिन यदि मैं कहूँ कि राम खाना खाता है, इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब राम खाना खाता है तो सभी लोग खाना खाते हैं, कि सभी मनुष्य खाना खाते हैं। तो ये बात कैसी होगी, जनरल होगी, सामान्य बात होगी। और निगमनात्मक तर्क में हमने आपको बताया था कि सामान्य से, जनरल से स्पेशल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर निकालते हैं। कि यदि हम कहें कि सभी लोग खाना खाते हैं या सभी मनुष्य खाना खाते हैं, तो इसमें जो हम स्पेशल बात बताएंगे वो ये बताएंगे कि जब सभी लोग खाना खाते हैं तो राम भी खाना खाता है, क्योंकि वो मनुष्य, ये स्पेशल बात हो गई, ठीक है। अगर मैं अकेला खाना खाती हूँ तो ये मेरे लिए स्पेशल बात हुई, और सभी लोग खाना खाते हैं तो आपके लिए ये बात कैसी हुई, सामान्य बात हुई। तो यहाँ पे हम जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वो स्पेशल से जनरल की ओर निकालते हैं, मतलब कि विशिष्ट से सामान्य की ओर निकालते हैं। तो आपको गुणात्मक शोध में आगमनात्मक तर्क का यूज करते हैं। पर अगला सेकंड ऑप्शन है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक और परीक्षण। तो ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें निगमनात्मक तर्क का यूज हो रहा है, ठीक है। तो निगमनात्मक बिल्कुल भी नहीं होगा। निगमनात्मक सहआगमनात्मक आधारित उपागम और सामान्यीकरण। निगमनात्मक सहआगमनात्मक और आधारित उपागम, तो निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों का यूज नहीं होता है। गुणात्मक में केवल आगमनात्मक तर्क का यूज होता है और मात्रात्मक में केवल निगमनात्मक तर्क का यूज होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है निगमनात्मक परीक्षा, जिसमें परीक्षण किए जाने वाले सिद्धांत और परिकल्पना पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें भी निगमनात्मक लिखा हुआ है, तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट नंबर का होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी के बारे में हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी केस अध्ययन की अध्ययन शोध की प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी केस अध्ययन शोध की प्रमुख विशेषता होती है। तो जो केस अध्ययन होता है वो एक इकाई पर किया जाता है या एक समूह पर किया जाता है या एक व्यक्ति का केस होता है, ठीक है। उसमें लोग कई शामिल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे हम डीप स्टडी करते हैं किसी एक व्यक्ति के केस के बारे में। मान लीजिए किसी कोई क्लास की प्रॉब्लम है तो वो एक इकाई के रूप में, ठीक है। लेकिन समूह कैसा होगा, एक होगा, तो एक केस होगा वो, ठीक है। उस केस में कई लोग शामिल हो सकते हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का केस होता है तो उस व्यक्ति में वो अकेला नहीं होता है, उसमें और लोग होते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, लेकिन केस केवल किसका होता है, एक व्यक्ति का होता है। तो यहाँ पे हम किसी व्यक्ति के बारे में या उससे रिलेटेड जब बहुत ज़्यादा डीप जानकारी करते हैं, उसकी सारी छोटी बड़ी सभी बातों को अध्ययन करते हैं, ठीक है। बड़ी बातों को ही नहीं, केवल कि हम उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी जानकारी और जितनी भी बड़ी जानकारी होती है, इन सबको अध्ययन करके जब हम निष्कर्ष निकालते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सही जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसको केस अध्ययन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा जो इसकी प्रमुख विशेषता क्या होगी, सामान्यीकरण पर पहुंचना,
सामान्यीकरण में इसमें नहीं पहुँचते। क्यों नहीं पहुँचते? क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्रॉब्लम होती है वो अलग अलग होती है, तो सभी व्यक्तियों के लिए हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम के हिसाब से किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम दूसरी है तो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम कैसी होती है? दूसरी होती है। तो इसलिए इसको हम सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। एक विस्तृत केस इतिहास प्रस्तुत करना, तो ऐसा इतिहास प्रस्तुत करना नहीं होता है। केस अध्ययन प्रेजेंट की चीज़ों पर करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो केस क्या है, केस की गहन समझ विकसित करना, केस की समस्या का समाधान करने में सहायता करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, केस की गहन समझ विकसित करना। यहाँ पे हम जो भी वो करते हैं कि डीप स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी और बड़ी जानकारियाँ होती हैं सब को अध्ययन करते हैं और उसी के हिसाब से हम समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। ये क्वेश्चंस आपका अभी शायद मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि यदि कोई स्कूल, ठीक है, यदि कोई स्कूल शिक्षक विद्यार्थियों के माता पिता की आकांक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में संबंध के स्तर का पता लगाने की योजना बनाता है, तो इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, यदि कोई स्कूल शिक्षक विद्यार्थियों के माता पिता की आकांक्षा, ठीक है, कोई शिक्षक, यदि कोई स्कूल का शिक्षक विद्यार्थियों के माता पिता की आकांक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में पता लगाना चाहता है कि विद्यार्थी के माता पिता की आकांक्षाएं क्या हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, तो इस अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का शोध अविकल्प होगा। तो अब इसके ऑप्शन हम देखते हैं। सबसे पहले होगा प्रयोगात्मक शोध। तो प्रयोगात्मक शोध तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम चरों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, और प्रयोगशाला में करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, शोध वर्तमान, तो वर्णनात्मक शोध में क्या होता है, हम प्रेजेंट की समस्या को विकसित करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सामाजिक आर्थिक स्थिति और विद्यार्थियों की माता पिता की आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति से रिलेटेड नहीं है। अब प्रयोगात्मक शोध अगला है हिस्टोरिकल रोज, तो जो ऐतिहासिक रिसर्च भी नहीं होगा, तो इसमें आपका अप्रयोगात्मक शोध होगा। अप्रयोगात्मक शोध में क्या होता है कि जब हम प्रयोगात्मक शोध और अप्रयोगात्मक शोध के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो प्रयोगात्मक शोध और अप्रयोगात्मक शोध के दो प्रकार होते हैं। प्रयोगात्मक शोध में क्या होता है कि हमारा परिस्थिति पर कंट्रोल होता है और हम प्रयोगशाला में करते हैं, लेकिन अप्रयोगात्मक शोध में क्या होता है कि हम प्रयोगशाला में नहीं करते हैं, बल्कि खुद ऑब्जर्वेशन के माध्यम से खुद उसमें शामिल होकर के उनसे पूछताछ करते हैं और जानकारी इकट्ठी करते हैं, जिसके बारे में हमको पता चलता है। तो यहाँ पे यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों के माता पिता की आकांक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में पता लगाना चाहता है, तो यहाँ पर वो प्रयोग नहीं करेगा। क्या करेगा? वो खुद जाएगा और उनसे बातचीत करेगा और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, इसके बाद उसको समस्या का पता लगाएगा, ठीक है, उसकी समस्या को सॉल्व करेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा अप्रयोगात्मक शोध, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। आगे जब हम आपको ये पढ़ा देंगे तो और चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका आज के इतने क्वेश्चंस थे। आगे के क्वेश्चंस हम आपको जब और चीज़ें पढ़ा देंगे फिर करवाएंगे, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू।